नमस्ते। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ और उस हमले के बाद देखिए किस तरीके से सियासत हुई और उस मामले में बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं। विशेष तौर पर जो आरोपी है उसने जो खुलासे किए वो बड़ी चौंकाने वाले हैं। आरोपी ने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको जो हटाने का आदेश दिया उसमें अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जब देश के कोई आदेश देती है तो उस आदेश का इम्प्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट और जिला प्रशासन करता है। अब जैसा आप तो जाएंगे नहीं कुत्ते हटाने के लिए, उन्होंने आदेश दिया तो उस आदेश को एमसीडी और दिल्ली सरकार को इम्प्लीमेंट करना था। तो ये जो आरोपी है इसने एक नई थ्योरी दी है। इसने बताया कि भैरव बाबा इसके सपने में आए, जो स्वान है कुत्ते वो इसके सपने में आए और उसके बाद ये मुख्यमंत्री के पास पहुंचा और मुख्यमंत्री का जो सरकारी आवास है 2 नंबर 3 नंबर का बंगला, जिसमें एक में उनका घर है, एक में वो जन सुनवाई करती है, मुख्यमंत्री उसको सुन रही थी और संभवतः इसने जो बात बताई होगी कुत्तों को लेकर उसको संभवतः मुख्यमंत्री ने इग्नोर किया। इससे वो नाराज हो गया और उसने मुख्यमंत्री पर अटैक कर दिया, फिजिकली असॉल्ट किया सीएम को। ये तो उसका पहलू है। पुलिस इस मामले पर यह कह रही है कि भाई ये सब ना मनगढ़ंत कहानियां हैं, अपनी बात को और अपने आप को बचाने के लिए और अपनी बात को सही साबित करने के लिए। लेकिन इस पूरे प्रकरण में कुछ सीसीटीवी फुटेज भी आए हैं, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब राजकोट से ये दिल्ली आता है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के शालीमार बाग की विधानसभा की रहने वाली हैं, वहीं के विधायक हैं। तो जो वहाँ उनका निजी आवास है, एक सीसीटीवी फुटेज है उसमें वो मुख्यमंत्री के आवास पर जाता है, वहाँ पर उनके जहाँ पर जन सुनवाई मुख्यमंत्री करती हैं अपने निजी आवास में, वहाँ पर वो जाकर बैठा हुआ दिख रहा है, वहाँ पर वो वीडियो फुटेज बना रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री के निजी आवास पर वो क्यों गया, वहां पर उसने वीडियो फुटेज क्यों बनाए, और जिस दिन वो आता है मुख्यमंत्री के आवास पर जाता है दूसरे दिन जाकर वो मुख्यमंत्री के साथ इस घटना को अंजाम देता है। एक और फुटेज जिसमें वो घर के बाहर से वो वीडियो फुटेज बना रहा है। ये कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी की बात आ रही है और बार बार वो किसी को फोन कर रहा है जो फुटेज है उसमें। तो अब ये किसको फोन कर रहा था, मुख्यमंत्री के घर के बाहर जाकर घर के अंदर ये वीडियो क्यों बना रहा था, ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब अभी तक मिले नहीं है। और संभवतः जब पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल को दिल्ली पुलिस आगे बढ़ाएगी और कड़ी दर कड़ी जोड़ेगी तो शायद मुख्यमंत्री पर हमला क्यों किया गया उस थ्योरी को सुलझाया जा सकता है। इन सब के बीच एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी है कि दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है और जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उनको हटा दिया गया है। जो पूर्व में कमिश्नर थे अरोड़ा साहब, और जब वो रिटायर हुए तो उनकी जगह पर SBK सिंह उनको दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया। हालांकि उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, लेकिन ये बड़ी विषम परिस्थिति है कि 21 दिनों के अंदर 1 तारीख को वो चार्ज लेते हैं और आज यानी 21 दिनों के बाद के अंदर ही उनको उनके पद से हटा दिया जाता है। और अब दूसरे पुलिस कमिश्नर गोलचा साहब हैं जो वर्तमान में तिहाड़ जेल के डायरेक्टर जनरल हैं, उनको नया दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। तो दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर जो है पुलिस प्रशासन है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है, जिसके बॉस है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो ये माना जा रहा है कि ये जो कमिश्नर साहब है ना SBK सिंह, उन पर ये गाज गिरी है सीएम के सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि उसमें कुछ लूपहोल्स सिक्योरिटी को लेकर भी सामने आए। मसलन अब दिल्ली में जब NDMC का इलाका है जिसको हम लुटियंस दिल्ली बोलते हैं, वहां पे हर जगह पर चाहे वो प्रधानमंत्री का आवास हो, मुख्यमंत्री का आवास हो, जहां पर केंद्रीय मंत्री का आवास हो, दिल्ली में अलग अलग जगह सीसीटीवी लगे होते हैं, लेकिन हर जगह के सीसीटीवी को ना मॉनिटर नहीं किया जाता। लेकिन जो हाई प्रोफाइल इलाके हैं जहाँ पे बड़े बड़े दफ्तर हैं, मुख्यमंत्री के आवास की बात करें तो वहां पर जितने सीसीटीवी लगे होते हैं एक मॉनिटरिंग सेक्शन होता है और हमेशा पुलिस वालों की ड्यूटी होती है जो उस मॉनिटरिंग सेक्शन को मॉनिटर करती है कि अलग अलग जो सीसीटीवी लगे हैं उनमें क्या घटित हो रहा है। तो सवाल है कि एक आदमी घूम रहा है, वीडियो बना रहा है, तो जो मॉनिटरिंग सेक्शन में बंदा था, जो भी पुलिसकर्मी जिसकी ड्यूटी थी, उसने जाकर उसको पकड़ा क्यों नहीं, उससे पूछताछ क्यों नहीं की कि अगर कोई एक हाई सेंसिटिव जोन में या हाई जो अति सुरक्षित जगह है जहां पर कोई अति सुरक्षित आदमी रह रहा है, प्रोटोकॉल में जिसको सिक्योरिटी मिली है, उसके घर पर कोई जाता है, उसके घर के आसपास कोई वीडियो बना रहा है और आप मॉनिटरिंग सेक्शन है, मॉनिटरिंग सेक्शन में किसी की जिम्मेदारी होगी, वो अगर कहीं पर वीडियो बना रहा है, आप प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर आप वीडियो बनाएंगे, 2 मिनट के अंदर पुलिस आपको उठा के ले जाएगी और कम से कम 2 घंटे आपको बैठा के आपको पूछताछ करेगी, पूरी आपकी ग्रिलिंग होगी। तो मुख्यमंत्री आवास में जाकर अगर कोई वीडियो बना रहा है, उनके घर के बाहर वीडियो बना रहा है जिसमें सीसीटीवी में कैद हुआ है, जो फुटेज बाहर आए हैं, तो फिर वहां ड्यूटी में
किसी ना किसी ने लापरवाही बरती होगी, इग्नोर किया होगा, या तो वहां पे कोई होगा नहीं मॉनिटरिंग सेक्शन में। तो एक बड़ा लूपहोल है, इसमें बड़ी कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय ने की है, कमिश्नर को हटाकर नया कमिश्नर डिप्यूट किया है। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अभी जो आम दिल्ली वाले हैं या जो आम देश के लोग हैं, वो इस वक्त ये जानना चाह रहे होंगे कि ये जो आसामी है, जिसने गुजरात का रहने वाला है, जिसने मुख्यमंत्री पर हमला किया, उसकी मंशा क्या थी? क्या किसी ने उसको ये कोई कॉन्स्पिरेसी है? इसको अगर बहुत सिंपली हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जैसे पद की बात होती है, रेखा गुप्ता से किसी की वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन जिस चेयर पर वो बैठी हैं वो चेयर छोटा नहीं है, मुख्यमंत्री का चेयर है, और उस चेयर पर बैठे किसी शख्स को अगर फिजिकली असॉल्ट किया जाता है तो घटना छोटी नहीं है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेती है, नए पुलिस कमिश्नर के ऊपर जिम्मेदारी बनती है। और इसमें एक और चीज है कि मुख्यमंत्री की जो सिक्योरिटी है उसको इनहेंस किया गया है, अब वो जेड सिक्योरिटी उनकी होगी, और अलग अलग सिक्योरिटी होती है, एसपीजी, एनएसजी, जेड प्लस, जेड वाई, वाई प्लस। तो जेड में कम से कम उनके सिक्योरिटी में आप 24/7 कम से कम 30 जवान, 50 से 60 जवान उनके सिक्योरिटी में आप 24/7 रहेंगे। और जहां भी वो उनका पब्लिक अपीयरेंस होगा वो एक सिक्योरिटी कवर में रहेंगी, ताकि कोई उनके नजदीक ना पहुंचे और उन पर कहीं, हालांकि जो सिक्योरिटी है वो बार बार जो एमएचए है, वो गृह मंत्रालय, उसकी समीक्षा भी करता रहता है, जरूरत पड़ने पर उसको घटाता भी है, जरूरत पड़ने पर उसको बढ़ाता भी है। जैसे अभी मुख्यमंत्री को जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है, जरूरत पड़े तो उसको जेड प्लस भी किया जा सकता है, उसमें एनएसजी को भी एड ऑन किया जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके जेड प्लस के साथ साथ एनएसजी कमांडोज उनके सिक्योरिटी में होती है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन मोटे तौर पर अभी यही है कि इस पूरे मामले में जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं वो कई कहानियों को जन्म दे रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, पुलिस कमिश्नर का तबादला, ये सबसे बड़े अधिकारी पुलिस के अगर नब गए हैं या उन पर गाज गिरी है तो ये मैसेज जरूर पूरे पुलिस महकमे को दिया गया है। तीसरा, अगर कॉन्स्पिरेसी है तो किसने कॉन्स्पिरेसी की? और चौथा, ये जो शख्स है जो पकड़ा गया है वो कहानियां गढ़ रहा है, तो क्या वाकई उसके कहानी में दम है, या फिर ऐसे ही उसके दिमाग में फितूर चढ़ा, वो किसी चीज से मोटिवेट हुआ? तो किस चीज से मोटिवेट हुआ जो उसने आकर मुख्यमंत्री को जन सुनवाई में हमला किया? और उसको कम इस बात का पता होगा कि इसके रिपरकशन क्या होंगे, अगर वो ऐसा करेगा तो उसका अंजाम क्या हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी उसने इस घटना को अंजाम दिया। आपको क्या लगता है, जरूर कमेंट करके बताइएगा।